हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम जो हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे थे वो हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी थी और उसका हम चैप्टर 3 देख रहे थे, हिस्ट्री का, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसका लास्ट टाइम जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे वो था भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। किसी वजह से मैं क्या बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। वैसे करीब करीब इसके आधे से ज़्यादा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं इसके कई पार्टों में। तो अब जो हम देखेंगे, इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो देखेंगे निज खेती की समस्याएं, कि एक्चुअल में जो ये जब नील की खेती बढ़ने लगी थी या नील की खेती होने लगी थी तो निज खेती में क्या प्रॉब्लम आने लगी थी, समस्याएं आने लगी थी। तो निज खेती क्या थी, ये सारा कुछ भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। जो बागान मालिक थे वो निज खेती का अपना एरिया नहीं फैला पा रहे थे, उनमें मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी, कि वो जो नील की खेती थी वो सिर्फ कहाँ की जा सकती थी? उपजाऊ जमीन पे। और अगर वो जो आपकी नील की खेती अगर कर लेते एक बार उपजाऊ जमीन में, तो जो उनकी खाद्यान्न फसलें थी वो नहीं कर पाते थे वो उस पर। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, कि मतलब पहले ही पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, आबादी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे, कि मतलब उनके पास जो उनके जो खेत हैं वो छोटे मोटे ही उनके हाथ लग पाते थे। पूरी तरह से मतलब उनको इतना टुकड़ों में, एक तरह से कहेंगे हम, टुकड़ों में उनको ज़मीन मिली हुई थी। उनको प्रॉपर जो ज़मीन है वो नहीं थी। और नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी, कि अब ये टुकड़ों में तो वो नील की खेती कर नहीं सकते थे, उनको क्या करना था कि बड़े बड़े भूखंड चाहिए थे खेती करने के लिए। तो ये उनके सामने एक प्रॉब्लम थी, समस्या थी, कि कैसे इनसे निपटे वो। इसी तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। कि उन्होंने क्या किया कि नील की जो फैक्ट्री है उसके पास आसपास ही ज़मीन पट्टे पे ले ली। पट्टे पे जैसे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता होगा कि मतलब पट्टे पे जैसे किराए पे, एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि रेंट पे, वो भी कई टाइप होते हैं रेंट के। तो वो पट्टे पे ले लेते थे ज़मीन को, और किसानों को, वहाँ के जो किसान हैं उनको हटवा दिया जाता था। इससे क्या है, किसानों में उनमें बागान मालिक जो थे उनमें टकराव पैदा हो जाता था। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना आसान नहीं था। अब ये तो एक प्रॉब्लम थी कि छोटे छोटे खेत थे, मतलब उनको एक बड़े भूखंड की ज़रूरत थी, ये तो एक अलग तरीके की प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि वहाँ मतलब जो है उनके लिए मज़दूर इजीली नहीं मिल पा रहे थे। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, और मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे जो ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त थे। कि मतलब उसी टाइम मुझे मज़दूर चाहिए होते थे उन लोगों को, जब वहाँ लोग नॉर्मली अपने जो खेत हैं, धान के खेत, उनमें काम करते थे, उसी टाइम नील की खेती के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। तो इस वजह से भी उनको मज़दूर नहीं मिल पा रहे थे। यहाँ आपको गुलाम का मीनिंग दिखा रखा है कि गुलाम कौन होता है। वैसे तो सारे जानते ही होंगे कि गुलाम कौन था, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास या स्वामी की संपत्ति होता था और गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती थी, उसे अपने मालिक के लिए क्या करना होता था? काम करना होता था। कि मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो उसका स्वामी होता था, उसको मतलब हर काम उसे करना होता था, उसके पास कोई अपनी आज़ादी नहीं होती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? आपका दास कहा जाता था। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे जो हल बैलों की ज़रूरत होती थी, और दूसरा कि एक तो उन्हें मजदूर वर्कर्स नहीं मिल पा रहे थे, दूसरा उन्हें अगर इतने बड़े लेवल पर खेती करनी होती थी तो बहुत सारे हल और बैलों की भी ज़रूरत होती थी। यह जो बीघा नील की खेती, मतलब अगर वो 1 बीघा नील की खेती के करते थे तो उसके लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की क्या पड़ती थी? ज़रूरत पड़ती थी। कि अब अगर सोचो उसे 1000 बीघा ज़मीन पे खेती करनी है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ेगी। हलों को खरीदना और उनका
रखाव करना ये भी बड़ी समस्या थी, भाई प्रॉब्लम थी उनको। एक बार खरीद तो लेंगे लेकिन उनको मेंटेनेंस करना उसकी भी ज़रूरत थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, क्यों? उन्होंने अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। अब उन किसानों से भी वो हल नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको भी नीड होती थी अपनी खेती करने के लिए। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त होते थे। कि मतलब जब जिस टाइम मतलब इनको बागान मालिकों को इनको ज़रूरत होती थी नील की, जो ये खेती करवाते थे, उसी टाइम जो किसान होते थे उनको भी हल और बैल की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो चावल की खेती में व्यस्त थे। यहाँ बीघा का मीनिंग दे रखा है बेटा, ये एक ज़मीन की माप की इकाई होती है। जैसे गांव में जो लोग होते हैं उन्हें कहीं पर बीघा, हेक्टेयर, मतलब उस हिसाब से मापने का एक कहते हैं कि एक तरीका है, टाइप है। तो बीघा ज़मीन का एक माप होता है। ब्रिटिश शासन से पहले के जो बीघे का आकार अलग होता था, और बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 मतलब एकड़ तय कर दिया। मतलब हर जगह जो ये माप की इकाई है वो कई जगह अलग अलग मिलती है, मतलब एक जैसी नहीं होती है। उन्नीसवीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से कम जमीन आती थी, और बाकी जमीन जो रैयत व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। कि मतलब नील की खेती के अंतर्गत जो थी वो 25% से भी कम होती थी, बाकी रैयत होती थी। रैयत मतलब जो किसान होते थे वो अपनी जो खेती करते थे उसके लिए। तो ये निज खेती की उनकी प्रॉब्लम थी, समस्या थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती की। मतलब जो रैयतों की ज़मीन थी, अब रैयत पहले तो अपने लिए खेती कर रहे थे वो, अब उनकी ज़मीन पर कैसे नील की खेती की जाए, तो किस तरह से नील की खेती करना शुरू करी थी, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखेंगे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कह सकते हैं, जैसे सट्टा भी कह सकते हैं, एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरह से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। कई बार क्या करते थे, जो गांव का मुखिया होता था उनको रैयतों की तरफ से, रैयत मतलब किसान एक तरह से, तो उनकी तरफ से समझौता कर लेते थे और करने के लिए उन्हें बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, और उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कि मतलब जो कोई भी नील की खेती करेगा उसे कम ब्याज पे मतलब उनको पैसा भी मिल जाता था खेती करने के लिए, और मतलब उन्हें एक तरीके से या तो ज़बरदस्ती मतलब उनसे ये सारी चीज़ें करवा लेते थे, या जो गांव का मुखिया होता था उससे साइन करवा लेते थे उस पर, और उन्हें कम उसमें ब्याज भी दे देते थे। अब उस टाइम क्या होता था, किसानों के पास पैसे तो होते नहीं थे, तो वो मतलब उनको खेती करने के लिए भी उधार लेना होता था, जो ज़मींदार वगैरह होते हैं उनसे, तो उनको पैसे मिलते थे तो उनको करनी पड़ती थी खेती। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर, मतलब उन्होंने भी देखो तरीके कैसे किए, कि उन्होंने ये देखा कि कर्जा अगर वो देंगे तो 25% पर उनको क्या करनी होगी, नील की खेती करनी होगी। और बागान जो मालिक थे वो बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, कि वो उन्होंने फैसिलिटी भी देखी, अगर तुम लोग 25% पे मतलब खेती करोगे तो हम क्या करेंगे, बीज और जो उपकरण है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको क्या कराएंगे, अवेलेबल कराएंगे। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा किनका होता था, काश्तकारों से। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन काश्तकारों के और उनके ऊपर ही होती थी। जब कटाई के बाद फसल जो बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी, तो रैयतों को नया कर्जा मिल जाता था। कि जैसे ही वो मतलब एक बार फसल कट जाती थी तो वो मालिक को सौंप देते थे, उसके बाद जो रैयत थे उनको नया कर्जा भी देते थे दूसरी मतलब दोबारा खेती करने के लिए। यहाँ बेटा आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये 19वीं सदी में जो बंगाल के मजदूर थे उनको नील की खेती करते हुए उनकी पिक्चर दिखा रखी है। ये आपको ये भारत में नील के पौधों की कटाई जो करते हुए दिख रहे होंगे, अधिकांश पुरुष हैं। ये ज़्यादातर जो कटाई करने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, पुरुष। तो जैसे ही वो मतलब एक फसल दे देते थे, मतलब जो बागान मालिकों को सौंप देते थे, उसके बाद वो रैयतों को नया कर्जा मिल जाता, फिर वही चक्र दोबारा स्टार्ट हो जाता था, मतलब वही प्रोसेस कि दोबारा से फिर से खेती करना, और इस तरह से। यहाँ आपको दिख रही होगी एक पिक्चर बेटा, ये इसमें क्या
एक मिनट। यहाँ खेतों में फैक्ट्री से लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर दिखा रखे हैं कि किस तरह से मतलब वहाँ से खेतों से फैक्ट्री तक ये जो नील के गट्ठर लाए जा रहे हैं, फिर यहाँ से ये क्या करेंगे, नील बनाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको बेटा ये पूरी पिक्चर के थ्रू आपको नील का उत्पादन दिखा रखा है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, स्क्रॉल करती जा रही हूँ यहाँ पर। यहाँ एक मिनट। यहाँ नील का उत्पादन आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे होता है। यहाँ किण्वन हौद है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक मिनट। यहाँ उस हौद में जो गला के उस जो पौधे को मतलब इस तरह से, और यहाँ पर वो हौद में सबमिट वो इकट्ठा किया जाता है, मतलब एक प्रोसेस है पूरी। यहाँ ये बीटर बाट हैं जो इसको भी यहाँ पे, और नील के जो खेतों के पास है वहीं पर नील का कारखाना लगाया जाता था। ये जो विलियम सिम्पसन है उसका एक पिक्चर है, ये दिखा रखा है। अब ये प्रोसेस कैसे होती थी, अब ये यहाँ आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, ये इस तरह से प्रोसेस चल रही है पूरी पूरी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसेस होती थी, तो बीच बीच में हम पिक्चर भी देख लेंगे। एक मिनट। हाँ नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित बैट्स या हौद में पहुंचा दिया जाता था, कि मतलब कारखानों में जो हौद होते थे वहां उनको पहुंचा दिया था। और रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत होती थी। अभी जब हम देख रहे थे ना, वहाँ पर हौद की ज़रूरत थी कुंडों की, तो वही है। अभी हम ये रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। नील के पौधों की पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंडे के जो गर्म पानी है उसमें कई घंटों तक डुबोया जाता था। उसके बाद उस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। और जब पौधों को किण्वन हो जाता था तो द्रव में जो बुलबुले उठने उठने लगते थे, तो उस सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और उस द्रव्य को एक और हौद में क्या कर लिया जाता था, छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले से ही क्या है, ठीक नीचे होता था। जैसे एक मिनट, यहाँ आप देख रहे हो, मतलब एक में गर्म वो करके उसको बॉयल किया जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरे हौद में पहुंचाया जा रहा है, दूसरे से तीसरे, मतलब ये पूरी प्रोसेस चलती थी। तो एक हौद से दूसरे हौद में उनको पहुंचा दिया जाता था। दूसरे हौद जिसे बीटर वाट कहते हैं, उसमें इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और इसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। मतलब ये हिलाते रहते और देखते रहते थे। जब ये मतलब हरे से नीला हो जाता था तब क्या करते थे, इस हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की जो पपड़ियाँ जम जाती थी और ऊपर जो है साफ द्रव्य निकल आता था। मतलब नीचे जो गाद होती थी वो नीचे जम जाती थी पपड़ियाँ, और फिर ऊपर जो है साफ जो द्रव्य है वो दिखता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी जो नील की गाद है उसको नील की क्या है, लुगदी बना दी जाती थी। और दूसरे कुंड में क्या करते थे, निथारण कुंड, मतलब छानने वाला एक तरह से। निथारण का मतलब यहाँ छानना, मतलब में डाल दिया जाता था और उसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए क्या कर दिया जाता था, सुखा दिया जाता था। तो ये प्रोसेस होती थी। यहाँ आपको दिख रहा है नील के पौधे पर औरतें क्या कर रही हैं, ढोके ला रही हैं। यहाँ पर नील का पौधा ये दिखाई दे रहा है आपको। फिर उसके बाद हौद में जो घोल हिलाने का काम होता था वो इस तरीके से, मतलब ऐसे डंडे से होता था। ये इसके हाथ में आप डंडा देख रहे हो, इस तरह से दिखाया जा रहा है। इसमें यहाँ खड़ा नील का एक मजदूर दिख रहा है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो मतलब हौद में घोल को, पड़े घोल को हिलाने का काम करता था। उसके हाथ में जो पेंडल लिए खड़ा है और उसे मजदूर 8 घंटे से भी ज़्यादा समय, मतलब कमर तोड़, मतलब उनको एक तरह से कमर तक भरे पानी में घोल में खड़े होकर उनको रहना पड़ता था और उसको हिलाना पड़ता था। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि जो नील है वो बिक्री के लिए तैयार हो गई है, रेडी हो गई है, कि किस तरह से नील को तैयार कर लिया गया है। बाट का मतलब होता है किण्वन या अथवा संग्रहण या संग्रहण पात्र, मतलब इकट्ठा करना, मतलब एक तरह से जहाँ इकट्ठा किया जाता था।
यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं, जहाँ दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पिछले वाले हिस्से में एक मजदूर के टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। मतलब आपको ये जो पिक्चर दिख रही है उसमें आप देखोगे ये जो आखिरी प्रोसेस है, इसमें मतलब इकट्ठा करके और क्या किया जा रहा है, मोहर लगाई जा रही है। और एक वो जो पैकिंग हो गई है उसको ले जाने का काम कर रहे हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत मतलब आकर्षित थे, मतलब उन्हें जो इजीली कर्ज मिल जाता था, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है, कि कितनी ख़राब है, कि हमें ये लालच दे रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब वो एक बार नील की खेती कर लेते थे तो नॉर्मल खेती उस पर नहीं कर सकते थे, मतलब खाद्यान्न फसलें नहीं उगाई जा सकती थी, उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता था। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्ज का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्या और भी थी कि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं, वह मिट्टी की सारी ताकत जो है खींच लेती थी और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो ये भी उनकी एक प्रॉब्लम थी या समस्या थी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है नील विद्रोह की। अब जब प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आवाज उठाएंगे तो विद्रोह करेंगे। तो नील विद्रोह कैसे हुआ था? एक मिनट। हाँ जी, तो नील के जो विद्रोह था वो क्यों हुआ था और उसके बाद क्या हुआ? मार्च 1859 में जो बंगाल के जो हजारों रैयत थे उन्होंने क्या किया, रैयत मतलब यहाँ किसान ही है, ठीक है, रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। कब की बात हो रही है? 1859। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। जो किसान थे रैयत थे उन्होंने जैसे जैसे मतलब ये विद्रोह भड़का, लोगों ने जो लगान चुकाने से भी मना कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर, कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे, कि मतलब जो भी उनके पास हथियार थे उन पर हमला करने लगे फैक्ट्रियों पर। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक जो है बहिष्कार कर दिया, कि अगर कोई भी बागान मालिकों के लिए खेती करेगा नील की तो उनको समाज से निकाल दिया जाएगा, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बागान मालिकों की तरफ से लगान जो वसूली के लिए आने वाले जो मतलब जो लगान वसूलने का काम करते थे, जो गुमस्ता जो एजेंट होते थे, उनकी भी पिटाई करना शुरू कर दी थी उन लोगों ने। पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के जो लठियां हैं या लठियाधारी गुंडे हैं उनसे डरेंगे, कि भाई ना तो हम खेती करने वाले और ना ही अब इनसे डरने वाले, कि भाई ये चाहे गुंडे बुला लो चाहे कुछ भी बुला लो, हम नहीं डरेंगे इनसे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मतलब जो नील के किसान थे वो चुप बैठने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियों को भी समर्थन मिल सकता है, कि मतलब उन्हें लगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोकल जो जमींदार हैं और मुखिया हैं उनसे भी उनको समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियों ने नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए थे, उन्होंने ही नील के किसानों को इकट्ठा किया और लठ लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। मतलब जो उनके लठैत होते थे उनके साथ आमने सामने की उन्होंने लड़ाई लड़ी।
कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। मतलब उन्होंने रैयतों को, किसानों को उकसाना शुरू कर दिया जमींदारों ने, और गांव-गांव घूमने लगे थे। जमींदार इस बात से परेशान थे। अब जमींदार ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि बागान मालिकों की जो ताकत बढ़ती जा रही थी, उन्हें लग रहा कि भाई ये हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। मतलब ज़बरदस्ती उन्हें बहुत लंबे टाइम तक के लिए उनसे ज़मीन भी ले लेते थे। तो उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, उनका नुकसान हो रहा था, तो इसलिए वो भी मतलब उनका साथ देने लगे किसानों का। नील के किसानों को भी ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। मतलब उन्हें लग रहा था नील के किसान की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनका साथ देगी। लेकिन 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से क्या है, डरी हुई थी कि भाई एक तो 1857 की क्रांति हो गई, फिर अब ये और खतरा ना आ जाए। तो जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट जनरल ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया कि भाई देखा कि प्रॉब्लम क्या है आखिर में। तो रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मतलब रैयत तो सोच रहे थे किसान तो कि हमारी दुर्दशा से परेशान होकर और तब आए अंग्रेज, जबकि उनको ये लग रहा कि भाई एक और विद्रोह ना हो जाए। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इडन ने एक नोटिस जारी किया और जिसमें कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, कि भाई उनसे ज़बरदस्ती क्या है खेती नहीं की करवाई जाएगी, मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि मतलब लोगों में ये अफवाह फैल गई कि जो रानी विक्टोरिया हैं उन्होंने नील की खेती ना करने का क्या है हुक्म दे दिया कि भाई नील की खेती नहीं करनी। एक बार ये वाला देख लेते हैं हम, नील के गांव का एक गीत है, इसको देख लेते हैं। देखो हम एनसीईआरटी का हर चीज़ जो हर पार्ट है वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कहीं से भी आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें एनसीईआरटी का हर एक चीज़, कहीं पर जो रिसोर्स है, स्रोत है, कुछ भी है, वो हर एक लाइन हमें पढ़नी चाहिए। तो नील के गांव का एक गीत है, संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। आपने देखा होगा जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं कई बार क्या करते हैं, खेतों में जैसे काम करते हैं तो उसकी भाई प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, लोग मिल के तो मतलब कुछ गा लेते हैं जिससे कि क्या है वो चीज़ फील ना हो, महसूस ना हो। मतलब अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों में हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे, उनमें से एक गीत है ये। मौला हदी के बागान मालिक की लंबी लंबी लठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नवाबों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सही रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सकेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे, कि भाई अब हम भी तैयार हैं। तो हम डिस्कस कर चुके थे कि लोगों में ये अफवाह फैल गई कि जो रानी विक्टोरिया है उसने क्या है हुक्म दे दिया है कि वो नील की खेती ना करें। इडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। मतलब वो तो ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो स्थिति है, सिचुएशन है, कैसे भी कंट्रोल में आ जाए। लोगों ने इसको मान लिया कि ये हमारे विद्रोह का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी चल गए और उन्होंने बागान मालिकों की स्थिति के बारे में लिखना शुरू कर दिया। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया कि भाई अब तो आयोग भी बनाना पड़ेगा। और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी बताया। उन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम है वो किनकी है, बागान मालिकों की। क्यों? क्योंकि वो जोर ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की, बुराई की कि भाई ये जोर ज़बरदस्ती से खेती करवा रहे हैं। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, कि भाई उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है।
आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती क्या कर सकते हैं, बंद। कि अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो वो पूरा करेंगे और आगे से वो क्या कर सकते हैं, नील की खेती को बंद कर सकते हैं। मतलब वो चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ वो नील की खेती करनी होगी उन्हें। इस बगावत के बाद बागानों में जो नील का जो उत्पादन है वो धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, कि मतलब जो अब क्या है, कृत्रिम रंग बनने लगे थे। इससे उनका जो व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसानों ने क्योंकि बिहार में भी शोषण हो रहा था किसानों का, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। तो जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे तो किसानों ने उन्हें चंपारण आकर नील के किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया कि भाई आप आओ और देखो यहाँ किसानों के क्या हालात हैं। तो 1917 में महात्मा गांधी जो यह दौरा किया और नील के बागानों के खिलाफ उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील जो काश्तकार थे, हजीमुल्ला, उसने लिखा कि उससे मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्य थे, उन्होंने बात की। तो उन्होंने लिखा कि हजी जो मुल्ला थे उन्होंने लिखा कि उन्हें कुछ सवाल किए गए थे और उन्होंने जवाब दिए थे एक तरह से। WS सिटनकार जो नील आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने सवाल किया, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हजीमुल्ला कहते हैं, मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर पाएगी, कि मुझे नहीं पता कि कोई शर्त मुझे संतुष्ट भी कर पाएगी, नई शर्त। फिर श्री साले बोले कि क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? मतलब जो WS सिटन की बात हो रही है। तो उसने हजीमुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील की खेती नहीं करूंगा। तो मतलब लोग इस तरीके से मतलब नील की खेती करने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि नील की खेती से उनको नुकसान हो रहा था। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आंसर बचते हैं ये हम अगले जो टॉपिक है, वीडियो है, उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।